Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will start the new chapter of grade 11, that is chemical bonding and molecular structure. Students, it is very interesting chapter, very important chapter, and it is also the base of inorganic chemistry. So please students, watch the video carefully and try to understand the things. So let us start our chapter, that is chemical bonding and molecular structure. Students, लोअर क्लासेस से हमने कई छोटी छोटी बातें पढ़ी हैं केमिस्ट्री के रिलेटेड कि एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं ये किससे मिलकर के बनते हैं? एटम से मिलकर बनते हैं। सपोज करो मैं हाइड्रोजन गैस की बात करती हूँ स्टूडेंट, सिंपलेस्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन गैस की बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स क्या फार्मूला होता है हाइड्रोजन गैस का? H2 फार्मूला होता है, ठीक है। अब इस H2 का क्या मतलब है? H2 का मतलब ये है कि दो हाइड्रोजन के एटम जो है वो आपस में बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये H2 का क्या बना हमारा? ये H2 का हमारा बना मॉलिक्यूल। ये H2 का क्या है? मॉलिक्यूल है। अब देखो H2 का मॉलिक्यूल है जो H के दो एटम से मिलकर के बना हुआ है, और H के दो एटम आपस में किससे जुड़े हुए हैं? बॉन्ड से, ठीक। तो मैंने यहाँ तीन चीज़ों का नाम लिया है स्टूडेंट्स। ये H के दो एटम हैं, आपस में किससे जुड़े हुए हैं? बॉन्ड से, और बॉन्ड से जुड़ने के बाद ये क्या बना रहे हैं? मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या होता है? H2 मॉलिक्यूल क्या है? मॉलिक्यूल कोई भी मॉलिक्यूल है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ एटम्स। जैसे कि यहाँ H2 है, ये दो एटम्स का क्या है? ग्रुप है। एग्जिस्ट टुगेदर एज अ वन स्पीशीज, एक साथ रहते हैं और एक स्पीशीज़ की तरह काम करते हैं। यानी ये H2 जो है वो एक सिंगल स्पीशीज़ की तरह काम करता है, और ये हैविंग अ स्पेसिफिक और कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी, इसकी अपनी एक प्रॉपर्टी है। अगर मैं H एटम की प्रॉपर्टी की बात करूं और H2 मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी की बात करूं तो दोनों एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होते हैं। यानी यहाँ H2 में दो एटम होते हुए भी वो साथ रहते हैं और एक जैसी प्रॉपर्टी को शो करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं केमिकल बॉन्ड किसे कहते हैं। अब आप देखिए, मैं भी यहाँ कह रही हूँ कि ये दोनों H एटम आपस में किससे जुड़े हुए हैं? कोवेलेंट बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए हैं। तो बॉन्ड क्या है? हमें ऐसा लगता है कि ये दो H एटम है और ये आपस में रस्सी से जोड़ दी और क्या बन गया? मॉलिक्यूल। ऐसा नहीं होता। बॉन्ड जो होता है, इट इज़ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल। ये दो एटम हैं, इन दोनों एटम्स को एक साथ रखता है। उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं कि जो बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं, ये सारी डिटेल पढ़ने से पहले हमें एक टर्म और समझनी होगी, और वो है लेविस सिंबल। क्योंकि जब हमें लेविस सिंबल समझ में आएगा तो हमें केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, कितने तरह की होती है, हम इजीली समझ सकते हैं। लेविस सिंबल क्या होता है? क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट का सिंबल लिख दो और उसके चारों तरफ डॉट्स के द्वारा उसके आउटर मोस्ट शेल में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर हम उनको डॉट से रिप्रेजेंट कर दें तो वो उसका क्या बन जाता है? लेविस सिंबल बन जाता है। जैसे सपोज करो हम सेकंड पीरियड की बात करते हैं। सेकंड पीरियड में आता है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ठीक है। तो लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो मैंने यहाँ ब्लैक पेन से डॉट दिखा रखा है। एक बेरिलियम में दो होते हैं तो दो दिखा दी, बोरॉन में तीन होते हैं तो तीन, कार्बन में चार होते हैं तो हमने चार डॉट लगा दिए। नाइट्रोजन में अब क्या है कि 5 डॉट्स लगाने हैं, तो हम कैसे लगाएंगे ये 5 डॉट्स? पहले हम 4 डॉट्स लगा देंगे चारों ही डायरेक्शन में, और फिर हम इसको रिपीट करेंगे। तो बताइए यहाँ कितने डॉट लग गए? 2, टोटल कितने हो गए? 5। ऐसे ही ऑक्सीजन में कितने हो जाएंगे? 6। ऐसे ही फ्लोरीन में कितने हो गए? 7। और नियॉन के अंदर कितने हो गए? 8 हो गए। अब देखो इस लेविस डॉट स्ट्रक्चर से हमें क्या हेल्प मिली? एक तो अगर जैसे मैंने सपोज करो ये सिंबल लिख दिया तो मुझे देखते ही पता लग गया कि फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 7 हैं,
एक तो हमें ये पता लग गया कि आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक, दूसरी एक और बात पता लगी हमें, और वो क्या पता लगी, वैलेंसी। किसकी वैलेंसी कितनी होगी, ये हम किससे निकालते हैं, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन से। ये तो हमने 10th में भी पढ़ा था। क्या है, अब लिथियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 है, बेरिलियम के पास 2 है तो वैलेंसी 2 हो गई, बोरॉन के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 3 हो गई, कार्बन के पास 4 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 4 हो गई। अब क्या है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन 4 से ज़्यादा हो जाते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, वैलेंसी आ जाएगी। ठीक, अब जैसे यहाँ वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, तो हमने कर दिया 8 माइनस 5, यानी कितनी आ गई इसकी वैलेंसी 3। ऑक्सीजन में हम क्या कर देंगे, 8 माइनस 6, तो क्या आ जाएगा 2। फ्लोरीन के अंदर हम क्या कर देंगे, 8 माइनस 7 यानी 1। और नियॉन के अंदर क्या हो जाएगा, 8 माइनस 8 यानी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो लेविस स्ट्रक्चर से एक तो हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता लग गया, दूसरी में वैलेंसी पता लग गई, और तीसरा अब हमें ये समझ में आएगा कि बॉन्ड कितने तरह के हैं और कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, फिर केमिकल बॉन्ड क्या होता है, फिर लेविस सिंबल क्या होता है, और अब हम देख लेते हैं मोड्स ऑफ केमिकल बॉन्ड, यानी केमिकल बॉन्ड जो है वो कितने तरह के होते हैं। अगर हम ब्रॉडली इसको क्लासीफाई करें केमिकल बॉन्ड्स को, तो वो 3 तरह के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज़ आयनिक, सेकेंड वन इज़ कोवैलेंट, एंड थर्ड वन इज़ कोऑर्डिनेट। आयनिक बॉन्ड कैसे बनते हैं, आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से बनते हैं। एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र। तो उससे जो बॉन्ड बनेंगे उनको हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि 2 एटम्स के बीच में इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्या होगी, शेयरिंग होगी। जैसे हाइड्रोजन में अभी हमने देखा कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में मैं इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाती हूँ, इसके पास 1 है, इसके पास भी 1 है। देखो अब आप समझो कैसे लेविस डॉट स्ट्रक्चर काम आ रहा है। तो क्या होता है, जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो ये इनके बीच में शेयरिंग हो गई इस तरीके से, और ये जो बीच में बॉन्ड बना, ये कौन सा बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। तो शेयरिंग क्या हुई, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करें। इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया और इस हाइड्रोजन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन दिया, और इस तरह से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई। उसकी वजह से कौन से बॉन्ड बन गए, कोवैलेंट बॉन्ड बन गए। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनते समय क्या होता है, वहाँ भी शेयरिंग होती है, लेकिन वहाँ वन साइडेड शेयरिंग है। वन साइडेड शेयरिंग का क्या मतलब है कि एक एटम इलेक्ट्रॉन का पेयर देगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन का पेयर लेगा, यानी वहाँ एक डोनर होगा और एक एक्सेप्टर होगा। तो बॉन्ड तो 2 इलेक्ट्रॉन से बनेगा, लेकिन वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम देगा और दूसरा लेगा, शेयरिंग होगी। और शेयरिंग होने के बाद हमें ये नहीं पता लगेगा कि वो कोवैलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स की प्रॉपर्टी बिल्कुल किससे मिलती जुलती होगी, कोवैलेंट बॉन्ड से मिलती जुलती होगी। हम ये कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड का ही एक स्पेशल केस है, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो एक एटम देता है, दूसरा लेता है, यानी अनइक्वल शेयरिंग होती है दोनों के बीच में। ठीक है, इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमें 2 ही बॉन्ड्स के ऊपर ज़्यादा इम्फेसिस करना है, और वो है हमारा आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड। तो अब हम आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड को स्टडी करते हैं कंपैरिजन के थ्रू। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब हम किसी चीज़ को कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो वो अच्छे समझ में आती है, उसको अंडरस्टैंड करना ईजी होता है, उसको याद करना भी आसान होता है। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड्स, हमेशा जब भी हमें किसी 2 चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस लिखने हैं तो फर्स्ट डिफरेंस इज ऑलवेज डेफिनेशन, कि हमें आयनिक बॉन्ड को डिफाइन करना है और कोवैलेंट बॉन्ड को डिफाइन करना है। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया और आपको पहले से पता भी है कि देयर इज कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम। यू कैन बेटर अंडरस्टैंड इट बाय टेकिंग दिस एग्जाम्पल। यहाँ सोडियम है, सोडियम बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप, इसलिए इसके लेविस स्ट्रक्चर में आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, तो मैंने 1 डॉट लगाया है यहाँ पे। Cl जो है वो 17th ग्रुप का है, तो इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7, तो मैंने यहाँ कितने डॉट्स दिखा दिए, 7 डॉट दिखा दिए। अब एक बात हमने 10th क्लास में भी पढ़ी थी कि वो एटम्स या वो स्पीशीज़ जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगी जिसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 होंगे।
यानी कि सोडियम ये चाहता है कि मेरे वैलेंस शेल में 8 हो जाए और क्लोरीन भी ये चाहता है कि मेरे वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। अगर मैं 10th के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखती हूँ तो इसका कितना आता है 281 और इसका कितना आता है 287। तो ये एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा, तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है और यहाँ से ये रिमूव हो गया और चूंकि वो Cl पे आ गया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया पॉजिटिव और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया नेगेटिव आ गया। और इस तरह से एक मॉलिक्यूल बना, एक कंपाउंड बना जिसको हम क्या बोल रहे हैं NaCl। ठीक है, सोडियम के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 8 और क्लोरीन के वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 8 जब ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। तो ये बात हुई हमारे आयनिक बॉन्ड के बारे में। अगर हम कोवैलेंट बॉन्ड की बात करें तो मैंने अभी आपको समझाया था H और H मिलकर H2 बनाते हैं, तो इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है दो एटम्स के बीच में। ठीक है, सेकेंड डिफरेंस जो होता है कि आयनिक बॉन्ड्स जो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड्स होते हैं और उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, जबकि कोवैलेंट कंपाउंड्स जो होते हैं वो सॉलिड स्टेट में भी मिल सकते हैं, लिक्विड में भी मिल सकते हैं, गैस में भी मिल सकते हैं और कंपैरेटिवली इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ये मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। यहाँ पे जो है आयनिक बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है बिटवीन द आयंस। आप देखो ये Na+ है और ये Cl नेगेटिव है और दो अपोजिट चार्जेस के बीच में फोर्स लगता है, कूलम्बिक फोर्स जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और हमें सबको पता है ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, ये क्योंकि ये फोर्स स्ट्रॉन्ग होता है। यहाँ पर दो एटम के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड बनता है ये तो स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन जब ये H2 मॉलिक्यूल बन जाता है और एक दूसरा H2 मॉलिक्यूल लेते हैं तो इनके बीच में दो मॉलिक्यूल्स के बीच में एक वीक फोर्स लगता है और वो वीक फोर्स कौन सा होता है वैन डर वाल्स फोर्स। स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक वीडियो शेयर करी थी रिगार्डिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, मेटेलिक रेडियस, ये सब हमने डिस्कस करी थी और तब मैंने इस फोर्स का नाम लिया था वैन डर वाल्स फोर्स का। और ये वैन डर वाल्स फोर्स जो है वो दो मॉलिक्यूल के बीच में एक्ट करता है और ये वीक फोर्स होता है और इसी कारण से जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं यानी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाता है, लो हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं। अब नॉन डायरेक्शनल चीज़ को भाई हम कैसे समझें? नॉन डायरेक्शनल को हम ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं आपको ये रब करके बता देती हूँ। सपोज़ करो मैं एक आयनिक कंपाउंड की बात कर रही हूँ और वो कौन है NaCl। तो देखो ये इस तरीके से होता है Na+ Cl नेगेटिव, Na+ Cl नेगेटिव, Na+ Cl नेगेटिव, Na+ Cl नेगेटिव, Na+, नॉन डायरेक्शनल है। सब पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है नेगेटिव से, नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है पॉजिटिव से, और ऐसे अनलिमिटेड आयंस जो हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं और क्रिस्टल को फॉर्म करते हैं। यानी यहाँ कोई पर्टिकुलर हमें डायरेक्शन नज़र नहीं आता बॉन्डिंग के फॉर्म में, क्योंकि हर तरह से ये यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड कैसा हो गया, नॉन डायरेक्शनल हो गया और आइसोमेरिज्म ये शो नहीं करता। आपने 10th में पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर की 3 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स आपने पढ़े थे कि पोजीशन कौन से होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर स्पेशली जिसमें चेन की लेंथ अलग अलग थी, जिनमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। तो इस तरह की कोई प्रॉपर्टी जो है वो आयनिक कंपाउंड शो नहीं करते। लेकिन जो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं वो डायरेक्शनल होते हैं। देखो ये डायरेक्शनल बॉन्ड है। यहाँ पर हमें पता लग रहा था कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो 2H एटम्स के बीच में है, यानी हमें कुछ हिंट करता है, देता है, ये कुछ क्लू देता है कि बॉन्ड बनाने वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं। ठीक है, तो इसलिए ये कैसा हो जाएगा डायरेक्शनल, और ये जो प्रॉपर्टी शो करेंगे वो आइसोमेरिज्म की प्रॉपर्टी शो करेंगे। अच्छा, अगर हम सॉल्युबिलिटी की बात करें तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। ये पोलर सॉल्वेंट्स में क्या होंगे, सॉल्युबल होंगे। अब देखो एक वर्ड आया पोलर, पोलर का मतलब होता है दो पोल हों। दो पोल का मतलब क्या है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड। आप देखिए सोडियम क्लोराइड पोलर कंपाउंड है क्योंकि इसमें एक पॉजिटिव एंड है और एक नेगेटिव एंड है। अच्छा, हमें एक फिनोमिना याद रखना है स्टूडेंट्स कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब जैसा सॉल्यूट वैसा सॉल्वेंट होगा,
तो वो सॉल्यूट उसमें डिजॉल्व हो जाएगा, यानी पोलर डिजॉल्व्स पोलर एंड नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर. Ionic compounds are polar because they have two poles, positive pole and negative pole. That's why they are soluble in polar solvents like water. Because water has also two poles, H plus and OH negative. तो इसके भी दो पोल होते हैं, या आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो HOH, तो ये नेगेटिव एंड हो गया, ये पॉजिटिव एंड हो गया. तो water is polar and ionic compounds are also polar. That's why all ionic compounds are soluble in water because polar dissolves polar, like dissolves like. In the same way जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, हमने अभी H2 को देखा, इसके ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये मॉलिक्यूल हो गया नॉन पोलर. तो नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड, ये जो सॉल्वेंट्स होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं, और कोवेलेंट कंपाउंड भी नॉन पोलर होते हैं, इसलिए ये नॉन पोलर में डिजॉल्व होंगे. पोलर डिजॉल्व्स पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व्स नॉन पोलर, बिकॉज लाइक डिजॉल्व्स लाइक. ठीक है. नेक्स्ट डिफरेंस अगर हम देखें तो वो है इलेक्ट्रिसिटी के बारे में. जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये मोल्टन स्टेट यानी मेल्टेड फॉर्म के अंदर, और एक्वस स्टेट यानी कि सॉल्युबल फॉर्म के अंदर दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्लो ऑफ आयंस. जैसे हम इसको पानी में डालेंगे तो ये दो आयनों में टूट जाएगा, Na प्लस प्लस Cl नेगेटिव, और इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो के कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी. यहाँ पर हम देखते हैं कि कोई आयन फॉर्म नहीं होगा, तो कोई आयन फॉर्म नहीं होगा तो कोई इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस नहीं होगी. ठीक है. आयनिक कंपाउंड्स की जो रिएक्शंस होती हैं वो फास्ट होती हैं. क्यों होती हैं फास्ट? क्योंकि वो आयनिक रिएक्शन होती है. वो आयनिक रिएक्शन का क्या मतलब है? रिएक्शंस ड्यू टू आयन. जैसे ही हम सोडियम क्लोराइड को पानी में डालेंगे, मैंने अभी बताया है, दो आयनों में टूट जाएगा. ठीक है. तो जल्दी टूट जाएगा ये आयनों के अंदर, तो रिएक्शन कैसी हो जाएगी? फास्ट हो जाएगी. यहाँ पर मॉलिक्यूलर इक्वेशंस होती हैं, यहाँ आयनिक रिएक्शंस होती हैं. मॉलिक्यूलर रिएक्शंस के अंदर क्या है कि हमें H और H के बीच के बॉन्ड को खुद ही तोड़ना पड़ेगा. We have to provide energy to break down this bond, while in this case if we add water they are automatically dissociated, ये अपने आप टूट जाएंगे. जबकि यहाँ हमें इसको तोड़ना पड़ेगा. We have to provide energy and it takes time. That's why these reactions are slow. ठीक है. सो दिस इज़ ऑल अबाउट आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड. हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को इंडिविजुअली, हमने इन दोनों की प्रॉपर्टी को भी डिस्कस कर लिया, और एट द सेम टाइम हमने इनकी प्रॉपर्टीज़ को कंपेयर भी कर लिया. ठीक. अब हम देखते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए कौन से फैक्टर्स हैं, ऐसी कौन सी कंडीशंस हैं जिसमें हम आयनिक कंपाउंड को जल्दी बना सकते हैं, इजीली बना सकते हैं. तो स्टूडेंट्स देखो, ये समझने वाली बात है आपके लिए टोटली. यहाँ हमें सबसे पहले हमने देखा कि सोडियम ने इलेक्ट्रॉन क्या करा? लूज़ करा और Na प्लस में आया. लेकिन जब सोडियम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो उसको कौन सी स्टेट में होना चाहिए? गैसियस स्टेट में होना चाहिए. यानी कि सोडियम अगर सॉलिड स्टेट में है तो इसको कौन सी स्टेट में, सॉरी ये पहले गैसियस स्टेट में होगा, और हमें क्या मिलेगा? N प्लस गैस प्लस क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन. आपको ध्यान हो तो यहाँ हमें एक एनर्जी देनी पड़ती है जिसको हम कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, जो हमने चैप्टर 3 के अंदर पढ़ा था. पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जो हमने 3rd चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास का, वहाँ हमने पढ़ा था आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में. तो सोडियम गैसेस स्टेट से कौन सी स्टेट में आ जाएगा? सोडियम प्लस में. बिकॉज सोडियम इज अ मेटल, इट हैज़ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट्स आयनाइजेशन एनर्जी इज लो. तो वो मेटल्स जिनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होगी वो जल्दी पॉजिटिव स्टेट में कैटायनिक फॉर्म में आएंगी और वो जल्दी ही बॉन्ड बनाएंगे. तो आयनाइजेशन एनर्जी कैसी होनी चाहिए? लो. प्लस का मतलब क्या है यहाँ पर कि हम इसको आयनाइजेशन एनर्जी दे रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग एनर्जी, दैट्स वाई इट्स साइन इज पॉजिटिव. ठीक है. इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के अंदर क्या होता है कि ये नॉन मेटल्स करेंगे. नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन. इफ़ वी टेक द केस ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो जो Cl गैस है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Cl नेगेटिव गैस में, और प्लस हमें एनर्जी मिलेगी, और यही एनर्जी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. यानी इसमें एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए इसका साइन कैसा है? नेगेटिव है. तो जो नॉन मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लेगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, और इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी. ठीक. अब देखिए,
अब हमारे पास में एक तो M प्लस गैस बन गया, यानी ये सोडियम प्लस गैस बना, इसको हम क्या मान सकते हैं M प्लस गैस। यहाँ Cl नेगेटिव गैस बना, इसको हम क्या मान सकते हैं X नेगेटिव गैस। जब नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस जो हैं वो आपस में आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और 1 मोल क्रिस्टल बना देते हैं, ये 1 मोल क्रिस्टल बन गया, ठीक है। देन देयर विल बी रिलीज ऑफ एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। जब 1 मोल क्रिस्टल बनता है कैटायंस और एनायंस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, तो जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, लैटिस एनर्जी। और यहाँ भी चूँकि एनर्जी रिलीज हो रही है, इसका साइन कैसा होगा, नेगेटिव। लैटिस एनर्जी की अमाउंट ज़्यादा होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अमाउंट भी ज़्यादा होनी चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। इस स्थिति में कौन से कंपाउंड्स बनेंगे, आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे। तो थोड़ी सी बात हम लैटिस एनर्जी के बारे में कर लेते हैं कि लैटिस एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करती है। ये 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक तो चार्ज ऑफ आयंस पे और दूसरा साइज ऑफ आयंस पे। अगर आयंस पे चार्ज ज़्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर आयन का साइज़ छोटा है तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। यानी साइज़ के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज की ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज मैंने आपको इस वीडियो के अंदर कुछ इंट्रोडक्टरी नॉलेज दी मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग के बारे में, और 2 बहुत ही कॉमन बॉन्डिंग मैंने आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेन करी। इन शॉर्ट आपको आयनिक बॉन्ड एंड कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में और आयनिक बॉन्ड बनने की कंडीशंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। ये सिंपल चीज़ थी, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं थी ये वाली चीज़। सो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क टू मी। एंड सो थैंक यू so much for watching my video, and stay home, stay safe and do study.